हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे थर्ड के साथ। और आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए यूनिट नंबर 3 है अपनी प्रावस्था साम्यावस्था फेज इक्विलिब्रियम, इस यूनिट को टोटली कवर करने वाले हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखने वाले हैं। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले इस यूनिट में हमारे पास आता है प्रावस्था नियम क्या है, फेज रूल क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए कैसे करते हैं इसको। तो यार पहले बुक में पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में, फिर मैं आपको नोट्स में लिखा दूंगा, ठीक है। नोट्स से लिखा दूंगा अपने, सो आप वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हो। तो यार क्या है प्रावस्था नियम, इसका स्टेटमेंट है 1874 में विलार्ड गिब्स ने एक नियम दिया जिससे विषमांगी साम्य पर दाब, ताप व सांतरण परिवर्तन के प्रभाव की भविष्यवाणी करना संभव है। इसने एक नियम दिया, किसने? विलार्ड गिब्स ने। कब दिया है? 1874 में। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से विषमांगी साम्य पर दाब, ताप यानी का प्रेशर, टेम्परेचर और आपका कंसंट्रेशन चेंज का जो इफेक्ट पड़ता है उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। और ये नियम क्या कहता है, इसके स्टेटमेंट है, यदि किसी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था पर, हमारे पास कोई विषमांगी तंत्र है और उसके साम्यावस्था पर वैद्युतीय चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित है और ना ही उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, तो स्वतंत्रता की कोटियों, डिग्री ऑफ फ्रीडम तथा प्रावस्थाओं फेज की संख्या का योग घटकों की संख्या तथा दो के योग के बराबर होता है। यह है अपना प्रावस्था नियम। ये कह रहा है यदि कोई विषमांगी तंत्र है और उसके साम्यावस्था पर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र और ना ही गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वो इन तीनों के प्रभाव से अप्रभावित है, तो क्या होगा? स्वतंत्रता की कोटियों यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और फेज की संख्या का योग घटकों की संख्या के तथा दो के योग के बराबर होता है। वो कह रहा है कि एफ क्या है आपका? डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस पी है आपका नंबर ऑफ फेज एंड सी क्या है आपका? कंपोनेंट प्लस 2। ये है इसका फेज रूल। यहाँ से अगर हम एफ इधर रख के पी को इधर ले जाए तो ये हो जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। दिस इज़ योर फेज रूल। ये स्टेटमेंट है फेज रूल का, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो उपयुक्त हुई है, अब उनकी व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम दो तीन चीज़ें देखेंगे, एफ देखेंगे यानी कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, पी देखेंगे, नंबर ऑफ फेज एंड सी देखेंगे, कंपोनेंट, ठीक है। तीनों को अब हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रावस्था यानी कि आप फेज क्या है? पदार्थ का वह भाग जो स्वयं में समांग, अपने आप में क्या हो? समांग, भौतिक रूप से सुस्पष्ट तथा संगठन में एक समान हो तथा जो तंत्र के अन्य भागों से सुस्पष्ट सीमा पृष्ठों द्वारा पृथक हो, वो क्या होता है आपका? वो होती है आपकी प्रावस्था। कह रहा है कि पदार्थ का वह भाग है जो समांग है खुद में और भौतिक रूप से सुस्पष्ट तथा संगठन में एक समान हो तथा जो तंत्र के अन्य भागों से सुस्पष्ट सीमा पृष्ठों द्वारा पृथक हो, प्रावस्था कहलाता है। तो यार आपको कैसे लिखना है, आपको हेडिंग डाल के प्रावस्था नियम में सबसे पहले तो ये लिखना है इसका स्टेटमेंट। उसके बाद उसमें हम जो प्रयुक्त पद हुए हैं उनके प्रयुक्त पद है उनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले प्रावस्था, ये मैंने जो आपको हाईलाइट किया ना, ये लिखना है। देन इसके बाद हम समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी हमने फेज समझा, उसके बाद हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए वेरिएबल्स की वह मिनिमम क्वांटिटी यानी का नंबर्स है जिन्हें बताने पर सिस्टम के शेष वेरिएबल खुद में ही कैलकुलेट हो जाते हैं, यानी कि कम से कम आपके वेरिएबल्स की वह संख्या है जो सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। कह रहा है कि किसी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए वेरिएबल्स की वो मिनिमम क्वांटिटी यानी का वेरिएबल्स की वो नंबर है जिन्हें बताने पर सिस्टम के शेष वेरिएबल्स अपने आप कैलकुलेट हो जाते हैं और सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले देखते हैं फॉर प्योर गैस। प्योर गैस के लिए क्या होगा आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम? देखो आप सभी बच्चे जानते हैं कि किसी गैसीय सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको 3 वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर होते हैं, जिनमें निम्न रिलेशन होता है। उनमें क्या रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं गैस लॉ, PV इज इक्वल टू RT। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स को, यदि हमारे पास दो वेरिएबल की वैल्यू है देन हम तीसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
कह रहा है कि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने पर तीसरा वेरिएबल कैलकुलेट किया जा सकता है, अतः एक रियल गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए? 2। देखो यार ऐसे समझो मेरा भाई, 3 वेरिएबल हमको चाहिए किसी भी गैस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, और यदि हमारे पास 2 की वैल्यू है ना, देन हम तीसरे की वैल्यू उनकी मदद से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। नेक्स्ट है अपना फॉर मिक्सचर ऑफ 2 गैस। यदि हम 2 गैसों के मिक्सचर यानी का मिश्रण की बात करें तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? कह रहा है कि कोई 2 गैसेस के होमोजेनियस मिक्सचर के लिए वेरिएबल्स हमारे पास 4 होते हैं, वही होते हैं सेम पीटीवी यानी का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और इसमें एक और ऐड हो जाता है कंपोजिशन, यानी कि आप हमारे पास टोटल वेरिएबल कितने होंगे? 4 होंगे, अतः 3 वेरिएबल्स को कैलकुलेट करके फोर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास 3 यदि वेरिएबल्स है देन हम चौथे वेरिएबल्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अतः इस मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? वो होगी आपकी 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। प्योर गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 थी, लेकिन अब मिक्सचर पढ़ रहे हैं 2 गैसों का, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? वो होगी हमारी 3। साम्यावस्था है अपने लिक्विड वाटर से वाटर वेपर। अब इसके लिए देखते हैं हम कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। यह इक्विलिब्रियम एक डिफिनाइट टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टेबल होती है, अतः एक वेरिएबल को कैलकुलेट करके दूसरा वेरिएबल कैलकुलेट किया जा सकता है, अतः डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 1 होगी यहाँ पर, क्योंकि 1 की मदद से दूसरा वेरिएबल इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, अतः डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। यदि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस के लिए प्रेशर कितना होगा? 1 atm। अब एक और इक्विलिब्रियम सिस्टम है, इसके लिए समझते हैं। इसमें क्या है? आइस है। आइस से एक इक्विलिब्रियम स्टेट है अपने लिक्विड वाटर एंड वाटर से वाटर वेपर। इसके लिए समझते हैं, यह इक्विलिब्रियम T = 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर होना चाहिए आपका 4.58 mmHg पर एग्जिस्ट करता है, अतः किसी वेरिएबल की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए हमारे पास किसी भी वेरिएबल की आवश्यकता नहीं होती, अतः इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी आपकी 0। नेक्स्ट टर्म में अपनी कंपोनेंट देखते हैं। कंपोनेंट्स क्या होता है? सबसे पहले हमने फेज देखा, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा, एंड अब देखते हैं हम कंपोनेंट्स। किसी सिस्टम के सभी फेजेस के कंपोजिशन को केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होती है, और उस नंबर को नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में निगेटिव साइन या 0 का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी भी सिस्टम के सभी फेजेस के कंपोजिशन को केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होती है, उस नंबर को नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कहते हैं, और केमिकल इक्वेशन में हम निगेटिव साइन या 0 का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यार ये था हमारा फेज रूल। एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिकॉल करा देता हूँ फेज रूल क्या है। देखिए यार, फेज रूल किस लिए दिया गया? विलियर्ड गिब्स ने एक रूल दिया जिससे गिब्स फेज रूल कहते हैं। रूल क्या है? रूल है आपका F = C - P + 2। F क्या है? F है आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम, और C है आपका कंपोनेंट्स, एंड P है नंबर ऑफ फेजेस। अब हम इसमें इन तीनों टर्म को डिफाइन करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए वेरिएबल्स की वो मिनिमम क्वांटिटी होती है जिसे बताने पर सिस्टम के शेष वेरिएबल अपने आप कैलकुलेट हो जाते हैं, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। जैसे प्योर गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? आपकी 2 होती है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं, और यदि हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाए देन हम तीसरा वेरिएबल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस प्योर गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 होगी। यदि हम मिक्सचर की बात करें, यदि 2 गैसों के होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। यदि हम इक्विलिब्रियम लिक्विड वाटर से वाटर वेपर के लिए हम बात करें तो उसके लिए आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। उसके बाद कंपोनेंट क्या है यार? कंपोनेंट किसी भी सिस्टम के सभी फेजेस के कंपोजिशन को केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होती है, और उस नंबर को नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में निगेटिव साइन या 0 का यूज़ कर सकते हैं। यह आपका कंपोनेंट्स। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है फेज रूल वाला। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है यार अपना वाटर सिस्टम। कह रहा है कि जल निकाय पर प्रावस्था नियम की विवेचना कीजिए और उसका एक स्वच्छ नामांकित रेखाचित्र भी दर्शाइए। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल विद द नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। इसमें हमको क्या है, इसमें H2O यानी का वाटर सिस्टम समझना है। उसके लिए फेज रूल किस प्रकार से कार्य करता है
किस प्रकार से इसको डिफाइन करता है वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए यार इस क्वेश्चन के आंसर को भी स्टार्ट करते हैं। देखिए यार इसमें सबसे पहले आपको ये डायग्राम अगर समझ में आ गया ना देन आप इजीली लिख सकते हो, इसमें फिर कुछ नहीं है। इसमें सबसे पहले हमको कर्व लेना है, टेम्परेचर एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे और प्रेशर आपका वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। ये अपना फेज डायग्राम है। इसमें हमारे पास इसमें 3 फेज है। 3 फेज कौन कौन से है? आइस है, वाटर है एंड वेपर है। आइस, वाटर एंड वाष्प यानी का वेपर के प्रावस्था यानी का फेजिस के संगठन को केवल एक कंपोनेंट यानी का H2O के द्वारा हम इसमें दर्शाते हैं। सो आपका कंपोनेंट्स क्या होगा? कंपोनेंट होगा एक, याद रखना कंपोनेंट एक होगा, उसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। देखिए इसमें 3 कर्व है, एक आइस, ये वेपर और इसको बोलते हैं फ्यूज़न कर्व। ये क्या है? इसको सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं। इसको मैं अभी डिफाइन करूँगा देन आपको क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब देखो यार ये जो अपने पास फेज डायग्राम है H2O सिस्टम का, इसके फीचर्स देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें 4 चीज़ें हैं। देयर आर 4 थिंग्स। फर्स्ट है आपका कर्व OA, OB एंड OC। यहाँ देखिए OA, OB एंड OC, इसमें हमारे पास 3 कर्व है। इनको ना हम एक एक करके अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। यहाँ आ जाइए अब, ठीक है ना। 4 चीज़ है, कर्व हुआ OA, OB, OC, ट्रिपल पॉइंट है O जिस पर तीनों कर्व मिल रहे हैं, ठीक है। एरिया AOC, AOB, BOC और मेटास्टेबल स्टेटिंग, चारों चीज़ों को ना हमको एक एक करके डिफाइन करना है। अभी करते हैं इसको। कर्व OA, पहले कर्व OA समझते हैं। यह बॉइलिंग पॉइंट कर्व या वेपर प्रेशर कर्व होता है। कौन सा बॉइलिंग पॉइंट कर्व बोलते हैं इसको या वेपर प्रेशर कर्व बोलते हैं, जिस पर वाटर एंड वेपर के बीच इक्विलिब्रियम होता है। किसके बीच? वाटर एंड वेपर। देखिए यहाँ देखिए आप, क्या है? वाटर एंड वेपर के बीच आपका इक्विलिब्रियम है। इसको क्या है? ये वेपर कर्व है। यहाँ पर हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम है, वाटर वेपर के बीच, आइस वाटर के बीच और आइस वेपर के बीच। तो OA क्या है? वो है आपका वाटर वेपर के बीच इक्विलिब्रियम। OC क्या है आपका? OC को ध्यान से देखो, OC इधर क्या है? आइस, इधर क्या है? वाटर। तो ये हुआ आपका आइस एंड वाटर के बीच इक्विलिब्रियम। फिर कर्व OB क्या है? OB है आइस एंड वेपर के बीच इक्विलिब्रियम। समझ नहीं आ रहा क्या? देखो यहाँ देखो, ये OA है, OC, OB। OA क्या है मेरे भाई? ये है आपका OA। देखो हाइलाइटर की मदद से देखो, ये आपका OA। ऊपर वाटर के लिए, नीचे वेपर। तो ये है आपका वाटर वेपर इक्विलिब्रियम या वेपर कर्व या बॉइलिंग पॉइंट कर्व। एक कर्व ये है आपका, यह है आइस एंड वेपर के लिए, इधर आइस है इधर वेपर है। और यदि मैं बात करूँ OC की, तो ये है आपका आइस और वाटर के लिए फ्यूज़न कर्व। और ये है आपका सब्लिमेशन। देखो आइस से सीधा वेपर बना रहे हैं हम, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उद्रपातन अभिक्रिया या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये हुआ आपका सब्लिमेशन कर्व। भाई सीधी सी बात है, 3 कर्व है OB, OC, OA, इन तीनों का समझना है। पहला मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया क्या है, वाटर और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम। दूसरा कर्व है अपना कर्व OB। OB कहाँ है? OB ये है आइस और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम, सब्लिमेशन कर्व। इसको देखते हैं। यह सब्लिमेशन कर्व होता है जिस पर आइस एंड वेपर के बीच क्या होता है? आपका इक्विलिब्रियम होता है, आइस और वेपर। इससे पहले कर्व OA था। OA बॉइलिंग पॉइंट कर्व होता है। यह वेपर प्रेशर कर्व होता है जिस पर वाटर और वेपर के बीच, किसके? वाटर और आपका वेपर के बीच इक्विलिब्रियम होता है। और OB पर किसके मध्य है? आइस एंड वेपर के मध्य। बचा हमारा OC। OC को भी देखते हैं। यहाँ देखे मेरे भाई क्या है, ध्यान से। कर्व OC। OC होता है आपका फ्यूजन कर्व जिस पर आइस एंड वाटर के बीच इक्विलिब्रियम होता है। किसके? आइस एंड वाटर, OC। मेरे भाई चित्र में समझो, OC किसके? आइस एंड वाटर के बीच इक्विलिब्रियम। अब हमने तीनों कर्व देखे। अब हम क्या करेंगे? हम सभी कर्व के लिए F यानी का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो यार मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर कंपोनेंट केवल एक है और वो है आपका H2O। कंपोनेंट क्या है? एक है H2O। और फेजेस कितनी है? प्रत्येक के लिए फेजेस 2 है। पहले में क्या है? पहले में है आपका वाटर वेपर, फिर आइस वाटर या आइस वेपर, यानी कि 2 को एक साथ लेना है। आइस को वाटर के साथ, आइस को वेपर के साथ और वाटर को वेपर के साथ। तो हमारे पास 3 प्रावस्था है, लेकिन प्रत्येक में कितनी फेज है? 2 फेज है। तो फेजेस कितनी हुई आपकी? 2। कंपोनेंट कितना हुआ? 1 H2O।
फार्मूला है अपने पास फेज रूल क्या होता है, F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। F एज इट इज़ सी की वैल्यू रखेंगे, कंपोनेंट एक है, P की वैल्यू -2 और 2 फार्मूले से। तो F की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 2 + 1 3 - 2 यानी का 1। F की वैल्यू आई आपकी 1, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई, 1। आपके यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 1। अतः सभी कर्व क्या है, मोनोवेरिएंट है। मोनोवेरिएंट का मीन्स जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल एक है, उसको हम बोलते हैं मोनोवेरिएंट। अब देखते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट वो है जिस पर 3 फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करती है, आइस, वाटर एंड आपका वेपर। तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करती है, आइस, वाटर और वेपर। यहाँ पर कंपोनेंट्स तो सेम एक ही रहेगा H2O, बट फेजेस यहाँ पर 3 हो जाएगी। फेज 3 यानी का P की वैल्यू 3 फॉर्मूले में रखेंगे, F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, ये फॉर्मूला होता है फेज रूल। F की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन 1 - 3 + 2 यानी का 0। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 0 है तो उस ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं नॉन वेरिएंट। अब देखते हैं एरियाज़। एरियाज में 3 बनेंगे, AOB, AOC और BOC। एरिया प्रेशर और टेम्परेचर की वह कंडीशन है जिसमें केवल एक फेज एग्जिस्ट होती है, केवल एक फेज एग्जिस्ट होती है इसमें। BOC के लिए फेज IC है, एरिया AOB के लिए वेपर एंड AOC के लिए वाटर। अभी समझाता हूँ आपको डायग्राम में। यहाँ देखिए यार, यदि मैं बात करूँ इस एरिया की, ये क्या है आपका BOC, इसके लिए क्या है, आइस है, केवल एक फेज है। और यदि मैं बात करूँ एरिया OCA या AOC, यार ऐसे समझो आप, यदि मैं इस एरिया की बात करता हूँ, क्या हुआ, AOC, इसके लिए फेज क्या है, वाटर। और इसके लिए क्या है, इसके लिए है आपका BOC के लिए आइस। बचा कौन सा, BOA या AOB, ये सारा इसके लिए क्या है, क्लियर दिख रहा होगा भाई, वेपर। वेपर AOC के लिए वाटर और BOC के लिए आइस। यही तो बात मैंने लिखी है मेरे भाई, यही तो बात लिखी है मैंने। BOC के लिए आइस, AOB के लिए वेपर एंड AOC के लिए वाटर। इसके लिए भी F की वैल्यू निकाल लेंगे। F की वैल्यू का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है मेरे भाई। फॉर एरियाज, एरियाज के लिए सेम कंपोनेंट सेम रहेगा, H2O। पूरे सिस्टम में H2O ही रहेगा, उसके लिए एक लेंगे क्योंकि एक ही कंपोनेंट है। फेजिस इसमें एक रहेगी। और F बराबर वही फॉर्मूले से आपका C माइनस पी प्लस 2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें यदि हम C और P की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी गेट F इक्वल टू 1 - 1 + 2, 1 - 1 + 2 यानी का F इक्वल टू 2। 2 का मीन्स डाइवेरिएंट, यानी कि एरिया आपका क्या है, डाइवेरिएंट। अब लास्ट टॉपिक है इसमें, मेटास्टेबल स्टेट। चौथा पॉइंट, चौथी प्रॉपर्टी से चौथा फीचर है मेटास्टेबल स्टेट। लिक्विड वाटर को बिना फ्रीज किए 0 डिग्री सेल्सियस पर नीचे रखा जा सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस है, उससे भी हम इसको नीचे रख सकते हैं बिना फ्रीज किए। इस प्रोसेस को सुपर कूलिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं अपन, सुपर कूलिंग। तथा वाटर को सुपर कोल्ड वाटर या सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। सुपर कोल्ड लिक्विड वाटर की मेटास्टेबल स्टेट कहलाता है। जो वाटर है उसको बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, और ये जो आपकी सुपर कोल्ड लिक्विड वाटर की मेटास्टेबल स्टेट कहलाता है। सुपर कोल्ड जो लिक्विड है इसको बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है मेरे भाई। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये देखिए यार, अपनी यूनिट 3 में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ज़्यादा नहीं है। इसमें हमने सबसे पहले तो यही देखा प्रावस्था नियम यानी का फेज रूल क्या है। इसके बाद हमने देखा वाटर सिस्टम। तो यहाँ से ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, लॉन्ग में बनते हैं दोनों ही। 15 नंबर दे के जाता है यदि क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है ना एग्ज़ाम में, तो लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए और बहुत कम बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इन 2 को आप अच्छे से करना, इनमें से आपको एक एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। इस यूनिट से अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से आ जाएगा। पहला फेज रूल है, दूसरा आपका वाटर सिस्टम। तो यार आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट को कवर करेंगे, ठीक है यार। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।